हैं या हार्वर्ड से एलएलबी करा है या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ इंडिया आप करते हैं, उसके बाद वो यहाँ वापस आके कितना रेलेवेंट है या फिर उसको क्या हाई क्या फ़र्क महसूस होगा? एडवोकेसी इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो आप डिमांड कर सकते हो आप कोई भी प्रोफेशन में नहीं डिमांड कर सकते हो। ये एक लौता प्रोफेशन है जहाँ अब अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप पर डे की 1 CR कॉस्ट डिमांड करोगे, प्रोफेशनल फीस डिमांड करोगे टू आर्ग्यू अ मैटर, और वो आपको मिलती है। The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. इजी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें जानकारी की कोई कमी नहीं। मोबाइल खोले, कोई एप्लीकेशन खोले और आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, पर इस ढेर सारी जानकारी के साथ एक दिक्कत है। इज द इंफॉर्मेशन रिलायबल? क्या इस बात पे भरोसा करा जा सकता है? क्या जानकारी स्पष्ट है? और क्या जानकारी आपके काम की है? इजी टॉक्स पे सिर्फ यही प्रयास किया जाता है कि इस इतने बड़े जानकारी के जंजाल में से आपके लिए कुछ रिलायबल, क्लियर और इफेक्टिव ढूंढ के लाया जाए। इसके लिए आपको पता है कि हम हर एपिसोड में, हर चर्चा में एक नए गेस्ट को लेकर आते हैं जो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। सही गलत, उनकी गलतियों से सीखना, उनकी अच्छाइयों से सीखना, यही हमारा मेन एजेंडा है। और उसी को लेते हुए आज हमारे गेस्ट आए हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। जब भी हम बात करते हैं एडवोकेट की, तो आप आंख बंद करके सोचिए एडवोकेट। आपको दिखेगा एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे छोटी सी बेंच लगा के अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। अमूमन बॉलीवुड या फिर मुख्य धारा में तो इसी तरीके से दिखाया गया है। आपने पिक्चरें देखी हैं, चाहे वो जॉली एलएलबी हो या फिर और भी इस तरीके के तमाम वेब सीरीज हैं। पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एज अ एडवोकेट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, क्या क्या संभावनाएं हैं एक स्कॉलर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, किस तरीके से इसमें अपना करियर बनाया जा सकता है और अपने जीवन में जो जो आप पाना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करा जा सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अवधेश कुमार वार्ष्णेय जी। इनसे हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, सवाल हैं, उन सब का जवाब सर से हम ले पाए। अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत है इजी टॉक्स में। तो जो आपने सवाल पूछा कि पिक्चर में तो ऐसा ही दिखाया जाता है कि वो एडवोकेट है और पीपल के पेड़ के पीछे कुछ टाइपराइटर पे कुछ कर रहा है, मगर आपको मैं ये बताना चाहूँगा एडवोकेसी इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो आप डिमांड कर सकते हो आप कोई भी प्रोफेशन में नहीं डिमांड कर सकते हो। ये एक लौता प्रोफेशन है जहाँ अब अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप पर डे की 1 CR कॉस्ट डिमांड करोगे, प्रोफेशनल फीस डिमांड करोगे टू आर्ग्यू अ मैटर, और वो आपको मिलती है। ये आप कोई कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने बड़े आर्किटेक्ट बन जाओ, ये आप फीस नहीं सोच सकते अनटिल यू मे बी फॉर अ आर्किटेक्ट इफ ही इज डेवलपिंग प्लान फॉर अ बिग कंपनी और मे बी बिग स्केल एक कंस्ट्रक्शन फेज, so it might be that his company would be able to charge for a conglomerate project, but that will not be a professional piece. That's a company charging aggregately for designing. एक लीगल ही है और पिक्चरों में जो दिखाया जाता है, देखिए वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आम आदमी जो देखता है प्राइमा फेसी उसी में ही अपनी विचारधारा बना लेता है। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग आज की डेट में भी पुलिस और वकील को एक नेगेटिव साइड पे ही देखते हैं और उनका वकील से जो इंटरेक्शन होता है वो कभी कोर्ट चलान में या फिर छोटे मोटे फैमिली मैटर्स में जब वो जा रहे होते हैं तो उनका एक वकील से मुलाकात होती है और ज़्यादातर वो देखते हैं कि वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं। वो आधा सच है, मगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स के जो वकील होते हैं या फिर कोई हाई लेवल काम कर रहे हैं, उनके अपने चैम्बर्स के अलावा ऑफिसेज होते हैं। अब ट्रेडिशनली क्या हुआ, जो प्रैक्टिस जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मैं उसकी बात करूं तो मेनली कोई भी कोर्ट है उसमें वकीलों के लिए चैम्बर्स होते हैं
मगर हर एक वकील को नहीं मिल पाते वो चैम्बर्स, तो वो ओपन में उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट कर दी जाती है। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट में भी बार एसोसिएशन का देख लें, चैम्बर्स हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग है। हाई कोर्ट में भी वेटिंग अच्छी भली 15-20 साल की है, और दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सभी में वेटिंग है। हालांकि आपको रेंट पे मिल जाता है, मगर जो इतना नहीं पे कर सकते वो कॉमन एरिया में बैठते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे होता है। वहाँ भी ऐसे नहीं कि हर कोई रैंडमली बैठ सकता है। तो और ज़्यादातर वो वकील नहीं होते, वो नोटरी पब्लिक होते हैं, ठीक है। और मेन धारणा तो यही है, मगर जैसा मैंने बताया इस प्रोफेशन में जो फीस आप सोच सकते हैं कोई प्रोफेशन में नहीं सोच सकते। तो ये आपका जो प्राइमा फेसी व्यू है वो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा। सर, जैसा आपने मुझे बताया कि आप चूंकि एडवोकेट हैं पर आप लिटिगेशन में नहीं हैं, थोड़ा सा और जैसे अगर एक स्कॉलर है वो एलएलबी करना चाह रहा है, एक 12वीं पास बच्चा है, तो क्या क्या संभावनाएं हैं एक 12th पास बच्चे के लिए अगर वो एलएलबी करना चाहता है? तो किस जगह पर उसकी मतलब कैरियर बिल्ड कर सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है? देखिए, लीगल इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। इसमें ना इतने एवेन्यूज़ हैं जितने आप मतलब जितने इनफैक्ट आप कानून सोच सकते हैं कि हर एक आप अपना प्रैक्टिस एरिया बना सकते हैं। तो बाय लार्ज लीगल दो एस्पेक्ट में डिवाइडेड है। वन इज़ लिटिगेशन दैट यू अपीयर बिफोर कोर्ट्स, कि आप उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, या फैमिली कोर्ट्स हैं, या कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। ये है लिटिगेशन प्रैक्टिस। इसमें आप कोर्ट के सामने कुछ मैटर आर्ग्यू कर रहे हैं, आप पक्ष के फेवर में या विपक्ष के साइड हैं, आप उसकी बात कोर्ट में रखते हैं। ये है लिटिगेशन। इसका जो एवोल्यूशन या फिर इसकी जो ज़रूरत होती है, कोई भी कोर्ट आप क्या है कि अपने लीगल सिस्टम में देखिए, आपको किसी से कुछ ग्रीवांस है तो आप क्या करोगे? 3 ही तरीके हैं, या तो आप भूल जाओ, सबसे आसान तरीका है। दूसरा है आप इलीगल मीन्स में जाओ, कोई यार दोस्त को बोलो, धमकाए, वो करे, या फिर पुलिस के थ्रू जाओ। तीसरा है आप कोर्ट के पास जाते हो कि इसने मेरे साथ ये गलत किया, चाहे क्रिमिनल मैटर हो या फिर आपका रिकवरी का हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी का, तो वो पक्ष या विपक्ष रख रहे हैं, वो लिटिगेशन है। दूसरी है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। अब आपने जाने अनजाने में कितने ही बेशक एग्रीमेंट साइन करे नहीं हो, मगर हर कोई व्यक्ति किसी से सामान खरीद रहा है या अपनी बाइक भी रिपेयर को दे रहा है, नोइंगली अननोइंगली वो एक एग्रीमेंट में उससे के साथ हो जाता है, वो बेलमेंट होता है, या फिर आप प्रेमाइसेस है ये, तो यहाँ आपने रेंटल एग्रीमेंट साइन किया होगा। तो इस टाइप के एग्रीमेंट्स, ये तो मैं स्मॉल ट्रांचेस बता रहा हूँ। मेनली जो कॉर्पोरेट साइड में है उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आपका प्रीडोमिनेटली तो एग्रीमेंट्स होता है, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होता है, फिर लीगल ओपिनियन होता है, फिर सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट्स होती हैं, फिर कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट को लेके, मान लो एनर्जी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट है, तो वो जो काम जो आप किसी ऑफिस की सीट पे बैठ के या लॉ फर्म की सीट पे बैठ के कर रहे हैं, जहाँ आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, उसको कॉर्पोरेट में बोला जाता है। कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं और लिटिगेशन के अंदर बहुत सारे हैं। ये तो 2 मेन वर्टिकल होगा। अब लिटिगेशन में मैं बात करूँगा तो बाय लॉ समझा जाता है 3 एस्पेक्ट, इनफैक्ट 2 ही समझे जाते हैं, एक तो सिविल, दूसरी क्रिमिनल साइड। क्रिमिनल में आप का जो मतलब क्लाइंट है, उसने कोई अपराध किया या आप उसको, वो एक्यूज है, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल साइड के है, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस है या फिर अगेंस्ट द बॉडी है, प्रॉपर्टी है, उसको डिफेंड कर रहे हैं। सिविल में आता है कि आपका प्रॉपर्टी का रिलेटेड मैटर है, पैसे का रिलेटेड मैटर है, या फिर कोई आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है, या कोई भी जो क्राइम से रिलेटेड नहीं है, वो सिविल है। सिविल के अंदर एक दूसरी ब्रांच आती है कॉर्पोरेट कमर्शियल। तो अब इसके अलावा इसका एक एस्पेक्ट वो भी आता है कि टैक्सेशन लिटिगेशन होती है। टैक्सेशन के अलावा आईपीआर लिटिगेशन होती है। ये तो मैं ब्रॉड बकेट्स बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर मार्केट में देखेंगे टैक्स लिटिगेटर रहता है, ही इज़ अ टैक्स लिटिगेटर। अब टैक्स के अंदर भी जीएसटी लिटिगेटर अलग है, इनकम टैक्स का अलग है। तो इनकम टैक्स वाला जीएसटी नहीं करता, जीएसटी वाला इनकम टैक्स नहीं करता, और आपका आईपीआर वाला ये नहीं करता। तो लिटिगेशन के अंदर भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। तो जैसा आपका पहला सवाल था कि
यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, देखिए लीगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको चूज़ करने से पहले उसका फ्लेवर भी नहीं दिया जा रहा। आप 11th-12th में साइंस चूज़ करते हैं या कॉमर्स करते हैं तो आपने साइंस पढ़ी होती है, आपको आइडिया होता है 7th-8th में मैंने पढ़ी है, ये साइंस है, ये कॉमर्स है। लीगल जब आप चूज़ कर रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है, और फिर जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता ये सब एवेन्यूज़ होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है, और लोगों को इसीलिए जो फिल्मों में देखते हैं जो उनको वैसा लगता है वैसी लाइफ लगता है, उस बेसिस पे वो चूज़ कर लेते हैं और रियलिटी उनको लगता है ज़्यादा वे राउंड। इसीलिए आप देखेंगे लीगल में सबसे ज़्यादा आपको स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल मिलेंगे जो 5 साल के अंदर ये प्रोफेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको फिर रियलिटी से जब सामना होता है, और स्टार्टिंग पे लिटिगेशन साइड में तो बायलाज कम ही है इंडिया में, और तब उनको लगता है कि यार पे भी नहीं है, और उस हिसाब का हम जो आर्ग्यूमेंट मूवीज़ में दिखाया जाता है वो ज़्यादातर जो आर्ग्यूमेंट दिखाया जाता है वो बड़ा ही एग्जरेट करके दिखाया जाता है, ऐसा फाइनल आर्ग्यूमेंट भी कभी नहीं होता है। इनफैक्ट जब से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट में होता है, उसमें आपका जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो या फिर रिटेनर कर रहे हो वो सीनियर खुद ही जाएगा, तो आप मिसलेनियस काम में ही करते रहते हो। तो बायलाज ये है लिटिगेशन, कॉर्पोरेट के अंदर अब जैसे मैंने लिटिगेशन में बताया क्रिमिनल साइड, सिविल के अंदर टैक्स, IPR एंड देन प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है वो वही करता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेट में आप कई काउंसिल देखेंगे वो M&A कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट लिक्विडेटिव प्रैक्टिस। मतलब आप पैन इंडिया जो भी सारी लीगल में प्रैक्टिस हैं तो स्टार्टिंग में M&A प्रैक्टिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम इट इज़ द मोस्ट लिक्विडेटिव प्रैक्टिस। यहाँ आपने सिक्का जमा लिया, आपकी एंट्री हो गई, इतना आप सोचते हैं उतना और कोई प्रैक्टिस में नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा हो गया आपका कंपटीशन कमीशन के, अगर आप बड़ी कंपनीज़ को मर्जर एक्विजिशन के लिए CCI का परमिशन लगता है तो उस प्रैक्टिस में बड़े फर्म्स ही डील करते हैं। M&A भी ये सारा काम अच्छे फर्म्स पे ही जाता है, जॉइंट वेंचर, मतलब मर्जर एंड एक्विजिशंस में भी काम है, साथ में कंपटीशन कमीशन के जो है उसमें भी संभव है। दीज आर मोर लिक्विडेटिव, बट आज की डेट में DPDP आ गया है आपका, या मान लो आप फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं वो उसका कुछ एस्पेक्ट्स, या फिर आप IBC की प्रैक्टिस है, दोज वेरी ड्राइंड अप। जो 2016 में आई थी IBC, उस हिसाब से जो फीस होती थी, आज की डेट में ना वैसी फीस है ना लॉ फॉर्म्स को मिलती है। मगर स्टिल की मैं बोलूँगा कॉर्पोरेट में अगर कर रहे हैं तो बायलाज लिटिगेशन से पे अच्छा रहता है, मगर वो स्टार्टिंग में आपको 2-5 साल लग सकता है कि अच्छा पे है, मगर इवेंचुअली अगर लिटिगेशन में इंसान में कैपेबिलिटी है ही कैन ग्रो वेरी फास्ट, विच कैन नॉट बी द केस इन कॉर्पोरेट। Corporate might in India, the tier 1 may pay you 25 lakhs to 20 lakhs for a starting position. You cannot expect the same amount in litigation. Though आप इंडिया में जो 6 बड़े फर्म है उसके नीचे फिर बहुत सारे tier 2 हैं, tier 3 हैं, तो हर किसी का पे बैंड है, और उसी लॉ फर्म में कॉर्पोरेट के लिए अलग पे बैंड है, लिटिगेशन के लिए अलग है। लिटिगेशन का बायलाज कम होता है कॉर्पोरेट से। सर ये जो आपने मुझे बताया इसमें हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कौन सी डोमेन से क्या हो सकता है, लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट। मैं आपसे थोड़ा सा और ऊपर का एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऑन द स्टार्टिंग नोट कि भाई इंडिया में LLB करना, या फिर मान के चलिए हम सुनते हैं ये तो हार्वर्ड से बैरिस्टर हैं या हार्वर्ड से LLB करा है या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ इंडिया आप करते हैं, उसके बाद वो जो बंदा है जिसने वहाँ से कंप्लीट कर ली अपनी वकालत की पढ़ाई, वो यहाँ वापस आके कितना रेलेवेंट है, या फिर उसको क्या फ़र्क महसूस होगा? देखिए आप रेलेवेंस की बात मैं करूँ, जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो कॉमन लॉज कंट्रीज़ के लीगल सिस्टम से रेलेवेंट है। कोई US में पढ़ रहा है, येल में पढ़ रहा है, हार्वर्ड में पढ़ रहा है, तो वो बात पढ़ाई की क्या रिलेवेंस है वो इतनी अहमियत नहीं रहती, उसकी ब्रांडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और जो बायलाज इंडिया के tier 1 या tier 2 फर्म्स हैं, दे वांट टू हैव द बेस्ट क्लाइंट, एंड द बेस्ट क्लाइंट वांट दैट ऑन द अदर साइड द बेस्ट अटर्नीज आर वर्किंग ऑन द टेबल। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ते हैं तो आपको इन फर्म्स में प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये फ़ायदा तो मिलता है, दैट इज़ ऑन द कॉर्पोरेट साइड। मगर लिटिगेशन में आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलता स्टार्टिंग में। आपको हाँ थोड़े वक्त के साथ
आप अच्छा बोलना सीखते हैं, आपका नेटवर्क डेवलप होता है, वहाँ से काम कुछ मिलने लगे, तो इट माइट हेल्प यू ऑन दैट सेगमेंट, बट इवेंचुअली आप वो जो कॉस्ट बियर करते हैं उसमें आप ROI कंपेयर करें तो इट्स अ वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज. Until you get 100% scholarship and then you want to make your career only in the corporate, from an economical sense, it will not make any sense if you go and study and waste your 50 or 80 lakhs rupees on even once a year. But eventually, if you see, if you have your father have money and you want to have a good time building connections and to see the world around, perhaps then this is the best way you can spend money, no? तो अगर LLB को हम बाहर से LLB करने की जो आप बात बता रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से इट्स अ नो, लेकिन अगर आपको नेटवर्क्स बनाने हैं या अगर आप उतना स्पेंड कर सकते हैं, ये मैं LLB के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इनफैक्ट LLB तो आई वुड रिकमेंड कि आपको इंडिया से ही करनी चाहिए, क्योंकि आप फॉरेन से LLB कर रहे हो तो यू दैट डिग्री इज़ नॉट रिकॉग्नाइज. यू हैव टू देन री रजिस्टर एंड डू सम कोर्स. उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा BCI में, यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस. तो आपको लॉ तो LLB तो यहीं से करना चाहिए. LLM बेशक फॉर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद LLM वहाँ से करो, और वो आप कोशिश मेनली ज़्यादातर जहाँ आप फॉरेन ये लीग 1 कॉलेजेस होते हैं, यहाँ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है. तो वंस यू गेट इनटू द लीगल साइड and then you explore the market maybe for 1 or 2 years or 3 years, then you have more reasoning to put in a statement of purpose कि इसलिए मुझे इस हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए, और वो आपका बेसिस बनता है स्कॉलरशिप का. तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है और आपका आइडिया है कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, देन इट मेक सेंस. अगर आपका लिटिगेशन में भी है, अगर आप पे टाइम है, फाइनेंस मिल रहा है, तो देन गो फॉर इट. लॉन्गेविटी आप अपना 40 साल का करियर देखेंगे तो उसमें तो उतना फ़ायदा मिल जाता है. LLB इंडिया से LLM के लिए आप जा सकते हैं, वो भी खासकर जब हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है. जी, आपको प्राइवेट कॉलेज से मान लो कोई भी प्राइवेट कॉलेज से वहाँ के मिलता है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो तो बस आपका जस्ट पास ऑफ टाइम. एंड आपको लीग 1 से मिले or that for a scholarship, then perhaps, and you have time also, because 5 साल का ऑलरेडी प्रोग्राम होता है, फिर 2-3 साल आप मार्केट एक्सप्लोर करोगे, तो आपकी एज इंडिया में पुश होता है कि एक शादी का टाइम हो गया बॉस, अब यू आर गोइंग आउट, तो फिर आपको कब जॉब रहेगी, कब शादी हो गया. तो अगर ये सिनेरियो आपके पॉजिटिव है तो देन मे बी समबडी कैन थिंक ऑफ दैट. सर, मेरे दिमाग में एक और सवाल आया. जैसे आपने मुझे बताया था कि चाहे तो एक एडवोकेट करोड़ों रुपया दिन का भी चार्ज कर सकता है, मोटे तौर पे आपकी जो बात थी. अब मैं इस पे और फर्दर बिल्ड ये करना चाह रहा था सर, कि अगर कोई चाहता है कि भाई मैं एकदम से ही वकालत में घुसूं और झंडे गाड़ दूं और मैं अपने सपने का मकान, सपने की गाड़ी, सब चीज़ें साल 2 साल में खींच दूं, ऐसा कुछ संभव है क्या सर? जैसा आपने बताया कि हाँ पैसे तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसकी संभावना कैसे बनती है? मैं फीस बताई है जी, ये इंडिया में मेरे को लगता है 50 लाख से ऊपर पर पेरेंट्स, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर में. 3-4 नाम ही हैं, सालवे साहब, वेणुगोपाल, आपके सिब्बल साहब, ये भी लिमिटेड क्लाइंट से ही चार्ज कर पाते हैं, और इनका करियर इस पे पहुंचने के उनको 50 साल की मेहनत लगी है. ये भी डे 1 पे 1 लाख क्या 1000, मतलब इफ़ यू सी देयर जर्नी, आप सिब्बल साहब की देखो, सालवे साहब की देखो, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही करी है जैसे हर ज़्यादातर वकील करते हैं. हालांकि वो पेड़ के नीचे नहीं बैठे, उनको अच्छे चैम्बर्स मिल गए थे, क्योंकि वो मतलब उनके फादर्स भी ऑलरेडी सेटअप थे. तो देखिए, यहाँ ये फीस डिमांड करने के लिए किसी को 50 साल का मेहनत लगा है. आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग करना है, तो आपने इंडिया के नेशनल लॉ स्कूल से पास आउट हैं, बैंगलोर से हैं, आप कंसिस्टेंट 5 इयर्स में वहाँ भी एडमिशन लेने के लिए आपको यू हैव टू स्कोर द बेस्ट इन द क्लैट. तो क्या होता है, जैसे इंजीनियरिंग साइड में आपका जो एग्ज़ाम है AIEEE पहले था, अभी IIT वाला जो एग्ज़ाम है, उसमें यू हैव टू स्कोर द बेस्ट टू गेट इनटू DC और मे बी IITs, राइट. तो ऐसे ही क्लैट का है, इफ़ यू स्कोर द बेस्ट, मे बी इन 100 योर रैंक इज फ्रॉम अ जनरल कैटेगरीज 200, देन यू कैन एक्सपेक्ट नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, हैदराबाद. एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट टॉपर और मे बी बेस्ट,
then you can expect the placement in the India's tier 1 law firm. And that they pay 20-25. It is not that every law firm is paying. So tier 2 में तो, और ये अब जो 6 law firms मैंने बात करा, इनकी पैन इंडिया जो एवरेज हायरिंग है पर ईयर की, वो मिला के 150-200 लोग हैं. तो आप समझ रहे हैं, नेशनल आज की डेट में नेशनल लॉ स्कूल मेरे हिसाब से 15 से 22-25 हैं. इनमें से ही टोटल जो बच्चे निकलते हैं, आप एक में से 100 बच्चे भी निकालो, कईयों में 160 सीट्स हैं, तो एवरेज 120 लेके हम करें 15 का कैलकुलेशन, तो आपका तकरीबन 2000 आ गया. तो उन कॉलेजेस के ही 200 बच्चे प्लेस हो पा रहे हैं. और नेशनल के अलावा तो दिल्ली, आप एनसीआर में ही देखोगे कितने प्राइवेट हैं, और ड्यू से ही 2000 बच्चे निकल जाते हैं. तो और बायलार जो स्टार्टिंग है, उनको सबको वो लुक्रेटिव जॉब नहीं मिलती, तो दे हैव टू स्टार्ट ऑन द मिडिल टीयर नहीं तो फिर लिटिगेशन में भी. और मैंने देखा है ज़्यादातर इंडिया में बार काउंसिल ने रूल बनाया है कि द स्टार्टिंग पे शुड आइडियली बी 20K. आप सोच लो, रेगुलेटर बोल रहा है कि पीपल शुड पे 20, तो द रियलिटी इज नॉट एवरीबडी इज पेइंग इवन 20, एंड दैट इज़ अ हार्डशिप इन द लीगल. बिकॉज अब मैं CSB हूँ, मैं इस बात से रिलेट कैसे कर सकता हूँ. CA इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट को रेगुलेट करता है, कितने लोग बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे एडमिशन लें, ये CA इंस्टीट्यूट भी नहीं कुछ कर सकता, ना ही CS इंस्टीट्यूट. आप एडमिशन ले लो, मगर दे हैव द पावर टू कंट्रोल कि हाउ मैनी वुड बी एबल टू क्वालिफाई. वो सेंट्रलाइज वन इंस्टीट्यूट है, वो डिमांड एंड सप्लाई को मीट आउट करता है, क्योंकि डिग्री की और उस क्वालिफिकेशन की रिलेवेंस बनी रहती है. बार काउंसिल में क्या है, हर एक कॉलेज अपने एग्ज़ाम करा रहा है, इतने कॉलेजेस से इतने बच्चे पास आउट होके आ रहे हैं, और उसके बाद फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, वो उसका भी हर कोई लगभग पास 50-60% पासिंग रेशियो है. तो इतने लोग आ रहे हैं मार्केट में, इतनी डिमांड है नहीं. दैट्स द रीज़न कि यहाँ फीस स्टार्टिंग पे इतनी नहीं हो पाती है. और इस मद्देनजर इनफैक्ट दिस टाइम आप देखोगे AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम होता है, सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराती है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन निकाली, सिंस दे आर ऑलरेडी टू मैनी AOR, देयरफॉर वी आर नॉट कंडक्टिंग द AOR एग्जामिनेशन. तो ये हमारा लॉ का भी है. इनफैक्ट जितने लोग आ रहे हैं उतनी आज की डेट में मार्केट में, क्योंकि आप देखें केसेस लोग तो बढ़े हैं. आप सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला, इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स आई हैव बीन हियरिंग 30+1, 31 जज हैं. आज की डेट में 4-5 एडिशनल हैं, तो 34-35 हैं. आप 15 साल में पॉपुलेशन देखो, 1.5 गुना या 1.5 गुना हो गई है. जजेस तो वैसे नहीं बढ़े, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा. तो वकीलों की जरूरत, लिटिगेशन, मैंने जैसे बोला 2 साइड है, लिटिगेशन में इतनी जरूरत नहीं बढ़ी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा. आज की डेट में पेंडेंसी इसलिए बढ़ पा रही है क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ाया, ना कोर्ट्स उतनी हुई, ना जजेस हुए, इसीलिए वो मैटर्स का निपटारा नहीं हो रहा और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि LLM और इसमें आपको अगर स्कॉलरशिप वो वैसे मिलती है तो दैट्स अ आइडियल अप्रोच. नहीं है तो इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं. दूसरी अहम बात जो आपने बताई कि हाँ 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा, लेकिन वो आज नहीं, वो 50 साल आप जब दे दोगे तब मिलेगा. हाँ, इनफैक्ट लिटिगेशन में वो पर डे का मैंने बताया जी. आपका जो इस लेवल पे हैं, जो 100 करोड़ से ऊपर साल का लिटिगेशन में कमाते हैं, उनको आप मान के चलो 30-40 साल की मेहनत है, तब वो उस लेवल के पहुंचे. तो अगर कोई ये सोच रहा है कि बस उस चीज को, उस चार्म को देखते हुए, उस चकाचौंध को देखते हुए अगर ये पेशा इख्तियार कर रहा है, तो वो एक गलत चीज होगी. हाँ, ये देखिए एक हार्वे की सीरीज थी सूट्स जी. ये एक बहुत फेमस सीरीज है ये, और लोगों को इंडिया में भी लगता था ऐसी लाइफ होती है वकीलों की. और उस लाइफ को देखते हुए और कोर्ट के फाइनल आर्ग्यूमेंट को देखते हुए अब लोग आ जाते हैं. तो रियलिटी व्हेन दे मीट आउट की बॉस पैसे भी नहीं मिल रहे, वैसा काम भी नहीं मिलता. और अगर किसी को फिर भी लगता है कि मुझे 5 साल में अच्छा चाहिए, तो आपका अगर बैकअप नहीं है तो आप कॉर्पोरेट में अच्छा ट्राई कर सकते हो. अच्छे कॉलेज से पास आउट हो जाओ, अच्छे लॉ फर्म को ज्वाइन करो, पुश योर बेस्ट. आप एसोसिएट ज्वाइन करोगे, सीनियर एसोसिएट,
3 साल में मूव हो जाओगे, सीनियर एसोसिएट पे 25-30 लाख मिल जाता है। उसके बाद आप पार्टनर अगर अच्छा कर रहे हो, आप 8-10 साल में पार्टनर बन सकते हो। आपका पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ पहुंच जाएगा। मगर आप सपने देख रहे हो 10 करोड़ साल का पहुंच जाए, तो वो तो रियलिटी मैच नहीं है। और कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी बात है उसमें समझ में आ रहा है, अच्छे कॉलेज मतलब मेरिट है आपके अंदर, अगर इफ यू हैव मेरिट देन यू कैन स्केल अप, Yes. बट दैट वुडंट बी ओवरनाइट, रातों रात एकदम से मैं वो अब- अलादीन का चिराग नहीं हो हाँ, जाएगा। मैं अपना ही जर्नी बताऊँ। आई एम नॉट फ्रॉम द मींस टीयर 1 लॉ फॉर्म्स और टीयर 2 दे बाय लार्ज टेक द नेशनल लॉ पास आउट। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ नॉर्मल मीडियोकर लॉ फॉर्म एंड it took me 4 years to reach to tier 1. I've started with normal firm and from there I moved to AWAR, and then from there I moved to Fox Mandal, which is a tier 3 firm, and then from there to tier 2, and then from there of course to tier 1 which trilegal. तो मेरी भी वहाँ शुरुआत हुई, वहाँ क्योंकि वहाँ ज़्यादातर शुरुआत होती है वो नेशनल लॉ स्कूल पास आउट वालों की। तो आप में अगर क्वालिटी है तो आप वक्त के साथ ऊपर आ जाओगे, आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे, मगर वो एकदम से नहीं हो पाएगा। मतलब हीरे की पहचान हो जाएगी, टाइम लगेगा। हाँ। जल्दीबाजी में नहीं। हाँ, हालांकि आपकी बात जो आपने कहा सूट्स या लिंकन लॉयर हाँ। या फिर मामला लीगल है या कुछ भी इस तरीके से जो बहुत सारी मूवीज है, ये सारी तमाम चीजें आती हैं, इनको देख के लोग कोशिश करते हैं परसेप्शन बिल्ड करें, क्योंकि इसका टेस्ट तो मिलता नहीं है। जैसा आपने बताया कि उस तरफ साइंस आपने पढ़ रखी है, Yeah. तो आपको पता है साइंस कैसी है, लेकिन लीगैलिटी आपने अभी तक नहीं देखी, बिल्कुल। सो यू डोंट गेट द टेस्ट ऑफ इट। और ये इनफैक्ट ज़्यादातर जो मैं देखा है इस प्रोफेशन में लोग मूवमेंट करते हैं, वो या तो ये सब सीरीज़ या कुछ देखा है या मूवीज़ या सीरीज से, या दूसरा है कि मेरे साथ कुछ हुआ या फैमिली में कुछ लीगल मैटर फंस गया, देन दे डेवलप इंटरेस्ट कि यार ये सब हो रहा है, पुलिस ये बोल दिया है, हाउ कैन आई काउंटर। तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट आता है और फिर वो एंटर कर जाते हैं। और सर इसमें मुझे केस याद आ रहा है, हर्षद मेहता का जो केस हुआ था, उसमें हर्षद मेहता के जो बड़े भाई हैं, वो वकील है और इन फैक्ट ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वकील, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार उसने वकालत से ही हैज अर्नड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। जी। तो एक तो वो बने, मतलब वो उस दिक्कत में फंसने के बाद उन्होंने वो पढ़ाई करी उस तरीके की, जिसके बाद दैट इज बाय लार्ज, मतलब आई सॉ द सीरीज तो मुझे लगा ऐसे दिखाया हुआ है जी। तो फिर मैंने चेक किया, वो आदमी ही इज जेन्युइन एंड ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लॉ। यस यस यस। तो या तो कोई बंदा खुद की दिक्कत की वजह से इस फील्ड में आ जाता है, जैसा बोला कि कभी होती है दिक्कत, आपको लग रहा होता है कोई फादर के साथ है, कोई चाचा के साथ कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई आईबीसी का है। मेनली ज़्यादातर लोग जो रिकवरी में फंस जाते हैं कि कौन लोन लिया है, तो बैंकर्स क्या करते हैं, दे हैव स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इधर दे गो फॉर सरफेसी डीआरटी, आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन, दैट्स ऑल स्पेसिफाइड इन द कोड। तो वहाँ से लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है। कोई क्रिमिनल मैटर देख लेते हैं कि यार मेरे दोस्त को फंसा दिया इस मैटर में या झूठे केस में, तो वहाँ से इंटरेस्ट होता है, देन दे स्टार्ट परसुइंग लॉ एंड देन दे कम इनटू द प्रोफेशन। कॉर्पोरेट में आपने बताया कि जैसे हाल ही में पॉश से रिलेटेड एक टाटा का भी एक इस तरीके का जो सिचुएशन बनी थी। जी सर। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज अब इनमें एक आप कह सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल या फिर एक पर्टिकुलर ऑफिसर है जो आपके लिए है अगर आपको वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है। सेम प्राइवेसी के ऊपर भी चीज़ें आ गई। हाँ, तो मैं इनफैक्ट जो लीगल में नए चेंजेस आ रहे हैं, पॉश इज़ नॉट अ न्यू, इट्स पॉश इज़ फ्रॉम 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल। मेरे हिसाब से वो निर्भया कांड के बाद से बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हुई थी, 2012 के बाद से। यस जी। उसका खैर पॉश से तो इतना डायरेक्ट रिलेवेंस नहीं है। जी। मीटू मूवमेंट का है शायद। हाँ, मीटू मूवमेंट जो हुई थी, हो सकता है। जी जी। और ये 2013 से है। इट्स जस्ट दैट इनिशियली को समझा जाता था कि कुछ फीमेल एम्प्लॉय के साथ कुछ हो रहा है या कुछ, एंड दे डोंट वांट टू गो टू अ पुलिस। देखिए क्रिमिनल जो लॉ है वो सभी के साथ सभी जगह है। आप किसी व्यक्ति के साथ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में या कुछ करते हैं तो थाने में जाके कंप्लेंट लिखा सकती है। पॉश एक एडिशनल क्या कर रहा है कि अगर, क्योंकि देखिए अब थाने का माहौल अलग होता है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ना जाना चाहे और वो छोटी मोटी बात को सीरियसली लेते नहीं है, मगर दैट्स ऑल्सो ऑफेंस। किसी को कुछ वल्गर कमेंट दे दिया लेडी को, आप थाने में लिखवाने जाओगे तो वो इतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि उन पे ऑल बहुत काम है। उसको वो पेंडेंसी वाली बात आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं है, वो इतनी छोटी बातों पे ध्यान दे। हालांकि जब मैटर बड़े लोगों का होता है तो वो लिख देते हैं, मगर इसमें कुछ प्रूव नहीं हो पाता जी। तो इसके लिए एक पॉश
कमेटी इंटरनल आपकी कॉर्पोरेट है, उसके एम्प्लॉयज़ थाने में और कोर्ट में चक्कर ना काटें, तो एक पॉलिसी बनाई हुई है उसमें whosoever is a victim they can lodge a complaint and the disciplinary then committee will take over course of action and then put a inquiry, also call the accused what is your statement, on that basis they will give a finding. तो ये है पॉश में अभी क्या चेंजेस हुए हैं. इनफैक्ट ये जो लैम लाइट में केसेस हैं साउथ इंडिया में कि वो थोड़ा धन परिवर्तन का सब प्रोसेटलाइजेशन की काफी जी. विदाउट गोइंग इनटू दैट टेंजेंट जी. अभी पिछले साल जो इन्होंने रूल में चेंज करा था उसके कारण अब इस बार की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रिपोर्टिंग थ्रू AGM, आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, तो आप क्या होता है कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके अकाउंट्स आपको 26 तक क्लोज हो गए, मगर उसके बाद ऑडिट होता है, उसमें आपके 3-4 महीने लग जाते हैं. ऑडिट की रिपोर्ट आपकी बायलाज अगस्त तक बन जाती है. फिर दैट रिपोर्ट हैज़ टू बी इंटीमेटेड टू द शेयर होल्डर्स थ्रू अ बोर्ड रिपोर्ट. तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको बताना पड़ता है कि दीज वर द फाइनेंशियल एंड दिस इज द टेक ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट रीचेस टू द मेंबर्स विच आर द शेयर होल्डर्स एंड दे हैव जनरली द AGM इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो इस बार पॉश में जो चेंजेस आए हैं उसमें आपको पॉश ये बोर्ड रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में कितनी पॉश कंप्लेंट आई हैं, कितनी पेंडिंग है, कितने का डिस्पोजल हुआ. ये पहले नहीं था. सो दैट्स द सीरियसनेस द गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग इट टू द डायरेक्टर्स कि आप अपने एटलीस्ट हाउसेस में तो देखिए कि क्या गलत हो रहा है, तो देन यू हैव टू रिपोर्ट टू एक एनुअल रिपोर्टिंग सिस्टम भी तैयार कर दिया. सर इसके साथ में एज अ कंपनी सेक्रेटरी बात करें, एज आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, और कॉर्पोरेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनमानस को सामान्यतः अफेक्ट करती है, स्पेशली द पीपल हु आर इन द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम के साथ कंट्रोवर्शियल हो गया है, और जो हैंड्स इन ग्लव जो एक एसोसिएशन है NGOs और CSR के बीच में, थोड़ा सा आप उसके बारे में अगर जानकारी दें सर. देखिए इसका ना आपको जो सरकार की मंशा है या फिर आइडियली होना चाहिए वो आप बैकग्राउंड में समझेंगे तो इतना गलत नहीं है. देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी इकोनॉमी के साधन यूज़ करके कुछ संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी अर्जित करता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस समाज को भी अपने साथ ऊपर लेके चले. ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये ढीगरा प्राइवेट सेक्टर पे भी डाला थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ वो सेक्शन 135 ले आए, विच सेज कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो अगर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड देन यू हैव टू डिपॉजिट 2% ऑफ योर नॉट नेट प्रॉफिट. इट इज नॉट अ रेवेन्यू. आपका मान लो रेवेन्यू 100 करोड़ का है, उसमें नेट प्रॉफिट, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट 1 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट आपका 20 लाख का ही है. ओके. तो उस 20 लाख का 2% ही मांग रही है बस. वो भी स्टार्टिंग में था कंप्लाई एंड एक्सप्लेन कि आप इस 2% मतलब आपका 20 लाख का जो भी बनता है वो भी एवरेज ऑफ नेट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इट इज नॉट नाउ. अब 3 साल का जो एवरेज बनता है 2%, ये शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसमें एक्टिविटीज लिखी हुई हैं. इनमें जो आपका मन है उसमें आप खर्चा करो, और वो किस लिए करो. आपने भाई इतना प्रॉपर्टी, या दैट्स आल्सो यू हैव टू डू फॉर समथिंग फॉर द सोसाइटी. अब उसमें क्या हुआ कि अब ये आइडियली देखिए बड़ी कंपनीज इससे ज़्यादा भी करती हैं, और वो 135 आने से पहले से ही कर रही हैं. आप सारी बड़ी कंपनी, क्योंकि वो इस बात को जिम्मेदारी समझ गई. इनफैक्ट आप देखो कई जगह कब फ्लड या फिर कुछ नेशनल क्लैमिटीज आती हैं, कंपनीज, और दैट्स हाउ दे विल आल्सो सस्टेन. लोग ही गरीब होंगे तो उनके प्रोडक्ट सर्विस खरीदेगा कौन. तो अब इसमें क्या हुआ कि कई कंपनीज को खर्चा नहीं करना है, या फिर उन पर समझ नहीं है, या उनको बिल्कुल ही दे हैव ग्रीडिंग माइंड और व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू से दैट. उसमें क्या करते हैं वो, अब दे हैव टू, अब वो इनिशियली इट वाज कंप्लाई और एक्सप्लेन, बट नाउ if you are not able to spend, you have to deposit into a national this relief fund and all that. So you have to मतलब you have to put the expense. तो वो खर्चा ना करने के लिए कोई प्राइवेट NGOs हैं
उनमें वो दिखा देते हैं और बैक एंड पैसा उठा लेते हैं। तो ये चल रहा है, छोटे मोटे लेवल पे करती हैं लोग, मगर बाय लार्ज देखिए इसमें कुछ क्या फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप आइडियली देखिए, मैं तो इस सेंस में देखता हूँ, अब एयरटेल मैराथन होती है, वेदांता ने अब टेक ओवर कर लिया, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़े सोशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के लिए मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव कर लेते हैं, एक पीआर हाँ, जैसा हो बिल्कुल। जाता है। इस तरीके से वो एक्सपेंडिंग करते हैं सीएसआर की भी, कि उससे सोसाइटी का भी भला और उनकी भी एडवर्टाइज हो पॉजिटिव जाए बने। जी। तो आइडियली दिस शुड बी द अप्रोच। अगर आपको बिल्कुल नहीं करना तो आप उसको मार्केटिंग एंगल से खर्चा कर लो। बिल्कुल ही ये एंट्री पास करवाना, तो आपका सीए और कभी रेड हुआ या फिर तो आप फंसे तो फिर फंसे ही जाओगे। तो ये तो आइडियली आई विल नॉट रिकमेंड, बट दिस इज व्हाट हैपनिंग। मतलब आप ये कहेंगे कि rather than going for things which are not in the light या फिर एक डार्कर परव्यू में जाने से अच्छा उसको आप एक पॉजिटिव साइड से एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के हाँ, करें। मतलब आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा नहीं बुक कर सकते, मगर देखिए मैं अगर गरीब बच्चों की एजुकेशन में कर रहा हूँ विच इज़ अलाउड, या फिर मैं पॉवर्टी एलिवेशन में कर रहा हूँ विच इज़ अलाउड, तो मान लो मेरा सीएसआर बजट है 1 करोड़ का, ठीक है, मैं वो खर्चा कर रहा हूँ, उनके लिए स्कूल कर रहा हूँ, और फिर ये मैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखता हूँ कि बॉस हमारी कंपनी तो ये सब कर रही है, या मैं अपनी वेबसाइट पे करता हूँ, तो क्या मेरे कस्टमर्स के मेरे लिए सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे? एक सॉफ्ट पावर डेवलप होगा उससे। बिल्कुल। और ये कंपनीज करती हैं कि इसका आप ऐड भी देखोगे कि इसका 2% 5% इसमें जाता है, तो बस ये अपना सीएसआर भी कर रहे हैं और उस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और ये आपको सोचना चाहिए। इनफैक्ट छोटे एंटरप्रेन्योर्स दे जस्ट वांट टू से, और उससे ज़्यादा वो मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं। अरे बॉस, यू हैव द राइट पर्सन ऑन द बोर्ड एंड देन स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट you are also doing the good for the society, complying with the law and also helping yourself. इस तरीके की सर काफ़ी एड्स देखी हैं मैंने जिसमें कि इस किताब का 1 रुपया या 2 रुपया, या फिर आप अगर इस बोतल को खरीदते हैं तो उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वो अब देखिए सीएसआर भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, और वो दिल में बैठ गया आपके। जैसे मुझे इतने साल का या कभी देखा होगा, उसमें आपको लगता है यार मैं 4 अब आपको प्रोडक्ट लेने हैं 4 कंपनीज के हैं, तो यार मैं इसका लेता हूँ क्योंकि इसमें ये कर रहे हैं। हाँ, मतलब थोड़ा हमें भी लगता है कि ठीक है जी, भले का काम कर दिया है, वो भी एक अच्छी बात है। तो rather than thinking it as a liability or a total loss, अगर एक पॉजिटिव एवेन्यू देखें तो एडवर्टाइजिंग जैसा कुछ एक सॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, सॉफ्ट सेंटिमेंट डेवलप कर सकते हैं। उस सेंस में आप कर सकते हैं और पोर्ट्रे, और आप एक्चुअल में उतना खर्चा करो, क्या दिक्कत है? सर, जो हाल ही में एफसीआरए बिल का चल रहा है, थोड़ा सर अगर आप उसके बारे में जानकारी देना चाहें सर। देखिए उसमें मेनली अभी see the background of this is the India has been from the 1950, it was a society of UK and it was not having its own, वो भी East India company कैसे आई, they were a traders and how they could rule out the country। अभी इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग बाहर की कंपनी से या फिर कोई भी, दैट इज इलीगल, मगर चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, उसमें फंडिंग आ रही है विच इज़ परमिसेबल। तो गवर्नमेंट का है कि उनको, मतलब आज की डेट में जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट है विच इज़ बीजेपी एंड आई वुड रादर से एनडीए, उसको फीलिंग होगी, आई एम नॉट श्योर कि क्या उसका मोटिव है, एजेंडा क्या है। हाँ, एजेंडा क्या है, मगर दे माइट फील कि बॉस हमारा जो पैसा है वो तो इंडियन से ही आ रहा है, बड़े घरानों से, मगर कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी फंडिंग शायद वहाँ से आती हो, तो दे वांट टू कंट्रोल दिस एंड उससे उनको फ़ायदा भी मिलेगा पॉलिटिकली, एंड देन फॉर कंट्री ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड मूव कि देखो हमारी सॉवरेनिटी तो तभी बनी रहेगी ना जब बाहर के लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उसमें कोई उनका मतलब कोई भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, जैसे तो, अमेरिका में जो कहा जाता है कि ट्रम्प के इलेक्शन में कहीं ना कहीं रशिया का हाथ है, उस तरीके से कुछ ऐसा तो इन्फ्लुएंस करा गया था। इजराइल के लिए भी बोलते हैं कि आज की डेट में अमेरिका को इजराइल, तो इस तरीके का कुछ एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये करा जा रहा है? सर रीजनिंग तो देखिए सरकार को ही पता है जी। जब वंस इट इज टेबल्ड, नाउ इट इज मे बी इन द प्रेम्बल, दे विल पुट इट सम रीजनिंग। सी, आपको कोई भी कानून के बारे में समझना हो तो उसका आप प्रेम्बल पढ़ें,
और जब उसकी ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है वो पढ़े, मेनली आपको पहला पेज प्रेम्बल होता है, उससे समझ में आ जाता है कानून क्या है। सरकार ने भी, इनफैक्ट मैंने वो नहीं पढ़ा अभी, उसका ड्राफ्ट आया होगा तो क्या प्रेम्बल में लिखा हुआ है, मगर बाय लार्ज जो सोसाइटी में थॉट चल रहा है वो तो यही है कि गवर्नमेंट वांट टू कट शॉर्ट द फंडिंग ऑफ द अदर political parties so that they become more strong, and also it might be that they want to cut off support of other negative energies which might try to put in the money and influence in negative way, so which is a good thing I'll just say. तो ये प्राइमा फेसी लगता है, मगर एक्चुअल में क्या है वो तो देखिए वक्त के साथ। जी, वक्त के साथ ही पता चलेगा सर। तो सर जैसे हमने चर्चा में एक विस्तृत रूप से पता लगाया कि सिर्फ लिटिगेशन नहीं, एज ए एडवोकेट देखें तो वी हैव अदर एवेन्यूज आल्सो व्हिच कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इन करियर, बट द एक्सपेक्टेशन शुडंट बी दैट हाई। वो जो लाइमलाइट है वो देख के आप किसी चीज़ में उतरे वो ज़्यादा सही नहीं होगा। द शेयर रियलिटी इज ऑल बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑल बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज। And more so that, see, once you step into any court, the people by large you see, they are not actually advocates, they are वो नोटरी पब्लिक होते हैं, और वो नोटरी पब्लिक वही मिलेगा क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वहाँ उनको नोटराइज करवाना है। और नोटरी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली, नोटरी पब्लिक बनने के लिए यू हैव टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। तो आप जितना उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी वही एग्ज़ाम, लॉ की डिग्री के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर वो बनते हैं। और ओथ कमिश्नर को हाई कोर्ट अपॉइंट करती है कि देन दीज पीपल आर अपॉइंटेड एज ओथ कमिश्नर। उनका जुडिक्शन उस हाई कोर्ट के अंदर होता है, नोटरी का पैन इंडिया होता है। तो आपको वो लोग दिखते हैं और उनका वो काम है, वो ज़्यादातर एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट तो चैम्बर्स में बैठे हुए हैं या फिर कॉमन एरिया में जो उनको डेजिग्नेट करा है या फिर अपने ऑफिस लेके बैठे हैं। आज की डेट में मैंने कोई चैम्बर अप्लाई नहीं करा तो मेरा ऑफिस सेक्टर 75 में, जैसा आपका, मतलब वी हैव ऑल्सो गुड ऑफिस एंड पीपल आर वर्किंग देयर। तो वो आधा सच है और वो ऐसा लगता है मगर वैसा पूरा नहीं है। सर जैसे आपसे अगर कोई स्कॉलर, कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहे और जानकारी चाहे कि उसको किस तरीके के करियर अप्रोच, किस तरीके से जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, स्पेशली लॉ के लिए, तो सर आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकता है, या हमारी वेबसाइट है, उसमें हमारा वेबसाइट पे फ़ोन नंबर है, उसमें वो ऑफिस टीम के पास रहता है, तो वहाँ से दे कैन पुट अ क्वेरी एंड आई वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड बैक। और बाय लॉ देखिए लीगल कॉम्प्लिकेटेड लगता तो है, मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आप अंदर या आपको कोई गाइड मिल जाए तो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बाय लॉ मैंने बताया लिटिगेशन, कॉर्पोरेट, उसमें क्या होता है, किस टाइप का काम है। तो आपको आइडियली अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो मैं ये बोलूँगा उसको ना मल्टीपल टाइप की इंटर्नशिप करनी चाहिए, लिटिगेशन टाइप की, मे बी कोई कभी IPR में, क्योंकि आप पे आप 12th के बाद का आपका 5 साल का करिकुलम है और ग्रेजुएशन के बाद का 3 साल का है। 3 साल में आप चाहें तो कम से कम 7-8 इंटर्नशिप कर सकते हैं। 2-3 आपने लिटिगेशन में अलग अलग जगह कर ली, कॉर्पोरेट में। तो आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे, और 5 इयर्स में तो आप पे और ज़्यादा टाइम है, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप पे क्लियर थॉट है कि बॉस आई हैव टू गेट इनटू दिस फील्ड। मगर बाय लॉज लोग करते ही इंटर्नशिप नहीं है, शायद कॉलेज इतना प्रमोट नहीं करते, और मेरे पास जितने भी ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ वो क्लूलेस होते हैं 3 साल बाद भी, उनको पता ही नहीं होता कितने फील्ड हैं, क्या कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप देखेंगे जिस वर्टिकल की सबसे कम चर्चा होती है उसी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। इनफैक्ट आप DPDP एक्ट में जो चेंजेस हैं, तो आज की डेट में कंपनीज, अब क्या है ना, सरकार ने बोल दिया कि बॉस आपकी प्राइवेसी वॉलेशन हुई है तो यू हैव टू इंटीमेट, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन व्हाट डेटा यू कैन कंट्रोल, व्हाट डेटा यू कैन टेक एंड व्हाट डेटा you cannot take, and whatever you have taken in the past you have to shed it and then you have to take a consent। तो इट्स आपने रूल्स कर दिए, अभी नोटिफाइड इफेक्टिव इनफैक्ट 27 तक होंगे वो, मगर कंपनीज आर वरीड अबाउट दिस। तो ये चीज़ तो अभी आई है, और क्या होता है ना, जो मार्केट में आया होता है उसके बारे में इतने लोग इन्फॉर्म नहीं होते, और वो अच्छा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है। तो एज अ स्टूडेंट को मैं ये बोलूँगा कि जो भी नया आ रहा है मार्केट में, आप उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, और उसमें आप देखें कि इस फील्ड में टॉप अभी कौन ज़्यादा पब्लिकेशन कर रहे हैं, अप्रोच देम, स्टार्ट वर्किंग विद देम इवन ऑन प्रो बोनो बेसिस, एंड देन यू डेवलप योर प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। क्योंकि आप जब एक नई चीज़ में
एक अच्छे पोजीशन पे नॉलेज हो जाते हैं, देन यू कैन डिमांड मनी। और आपका जो सवाल था कि जल्दी कैसे पैसा बनाए, वो ऐसा ही होगा कि आप कोई नया टॉपिक आ रहा है, उसमें आप राइटिंग लिखो अपनी, पढ़ो, डिप्लोमास कर लो, बेस्ट प्रोफेशनल के साथ काम करो, एंड देन डेवलप योर अथॉरिटी, मनी विल इवेंचुअली फॉल। Money follows, my man. Yeah. Money follows. That is a very important thing, sir. इससे एक important बात ये आती है, अब आप देखेंगे ट्रेंड कितना शिफ्ट हो गया है। जेनजीज जो हैं उनको हम जॉब सीकर्स के तौर पे देख नहीं पाते, उनके पास कहीं ना कहीं नए स्टार्टअप आइडियाज़ होते हैं। सर, अगर कोई अपना स्टार्टअप, अपनी खुद का काम या कुछ जॉब शुरू करना चाह रहा है, उस केस में सर मतलब जॉब तो गलत हो गया, अगर देखा जाए जी, कोई ट्रेड चालू करना चाहता है, जी, मैन्युफैक्चरिंग या कोई धंधा चालू करना है, हाँ सर, सीधे शब्दों में सर, तो क्या कागज और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए सर? देखिए, अगर कोई भी आप सेटअप करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि बस पहले तो मैं क्या धंधा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फूड का कुछ बना रहा हूँ, बना के मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, तो मुझे फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। उससे पहले मुझे वो जगह होनी चाहिए, वो रेंट पे होनी चाहिए। तो पहले आपको देखना होता है सबसे पहले कि मैं सोल प्रोप्राइटर करूँ, LLP करूँ, पार्टनरशिप करूँ, कंपनी करूँ। सबके अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। आपको अगर लगता है कि मेरे को छोटा ही सेटअप रहेगा तो गो विद सोल प्रोप्राइटर। कोई आपको फाइलिंग नहीं करनी, कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना। उससे बड़ा आपको लगता है तो आप पार्टनरशिप बना लो। अगर पार्टनरशिप आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज उसकी अगर पार्टनरशिप में भी दो तरह के हैं। पार्टनरशिप नॉर्मल आपने कर ली, अनकॉल्ड पार्टनरशिप है, उसमें कोई डीड नहीं है। दूसरा है कि आप पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाते हो, आप डीड बनाते हो और वो सब रजिस्ट्रार पर रजिस्टर्ड होती है। और फिर उसमें क्या दिक्कत होती है कि कुछ भी चेंज होता है, आप नया पार्टनर इंडक्ट कर रहे हो तो वो वहाँ चक्कर काटना पड़ता है। तीसरा है इससे ऊपर का फॉर्मेट LLP, विच आई रिकमेंड। अगर आपका छोटा सेटअप भी करना है, गो विद LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें कंप्लायंसेस भी ज़्यादा नहीं होते, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती, 10-15 हज़ार में कोई भी सेटअप कर देगा आपकी। और उससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि LLP है, फर्म है, रजिस्टर्ड। ऊपर जाना है आपको, प्राइवेट कंपनी में जाओ, प्राइवेट में भी 1% कंपनी है, फिर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, फिर पब्लिक कंपनी है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर के बाद इसके बेसिस पे आपको पैन नंबर मिल जाएगा, आप बैंक अकाउंट खुलवाओ। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आप देखो, मैं जब तक आपको धंधा इतना साइजेबल नहीं है तो मैं GST नंबर लेने के लिए नहीं बोलूँगा। वंस यू हैव द साइजेबल रेवेन्यू देन गो विद द GST नंबर। उसके अलावा आप स्टार्टिंग में MSME सर्टिफिकेट ले देते हो, विच इज़ यू कैन हैव YouTube वीडियो जस्ट हाफ एन आवर जॉब। आप वो समझ के अपना MSME खुद अप्लाई करके ले लोगे। आपको यू डोंट हैव टू इवन एंगेज अ कंसल्टेंट। स्टार्टअप का बहुत क्रेज़ है। स्टार्टअप सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे मिल जाता है। उसका फॉर्म थोड़ा लंबा है वो, मगर आपको मोटा मोटा समझ आए तो आप अप्लाई कर दोगे एक दिन में ही। तभी आप जब अप्लाई करते हो, अपलोड करते हो, आपको मिल जाता है स्टार्टअप सर्टिफिकेट। उसके अलावा आप कुछ नया बना रहे हो, उसमें आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा मेरा लोगो अच्छा होना चाहिए, तो लोगो बनवा लो उसको। फिर आपको लग रहा है कि कुछ मैंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं या फिर मेरा नाम अच्छा है तो उसका ट्रेडमार्क करवा लो। तो दीज आर द स्टार्टिंग थिंग्स वेयर यू कैन डू। उसके अलावा फिर जो आप प्रोफेशन कर रहे हो या फिर आप धंधा कर रहे हो, उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस, जैसे फूड आप बना रहे हो तो FSSAI में आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। या फिर आप कोई मान लो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई यूनिट है तो शॉप एंड एस्टैब्लिश में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सब सरकार ने वक्त के साथ काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी है, ऑनलाइन है। ज़्यादातर में आपको कहीं कुछ नहीं जाना, एक चाहे तो कंसल्टेंट कर लो, आपको चक्कर कोई काटने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन है, आपको मिल जाएगा। सारे सर्टिफिकेशन ऑनलाइन है। LLP के लिए भी आपको कोई चक्कर नहीं काटने। तो वेरी सिंपल, आप बेसिक ये कंप्लायंसेस करो। उसके अलावा आपको अगर जो भी धंधा चल रहा है उसके अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, और उसके लिए ऑडिट इफ़ नॉट कंपलसरी टिल पर्टिकुलर रेवेन्यू, अगर उसके बियॉन्ड होता है तो देन ऑडिट इज़ ऑल्सो कंपलसरी। तो अकाउंट्स के लिए मल्टीपल वेंडर्स हैं, इनफैक्ट आपको बुके मिल जाता है। बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में है, वो आपको ईयरली कंप्लायंसेस दे देते हैं 10-15 हज़ार रुपये में भी, या फिर ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन ईयर। उसमें आपकी बुक कीपिंग भी कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स भी बना रहे हैं, ऑडिट भी कर रहे हैं, ROC फाइलिंग भी कर रहे हैं। तो बेसिक आप कहीं से भी ऐसे चालू कर सकते हैं। सर एक बात मुझे पूछनी थी,
कि अगर कोई जीएसटी नंबर नहीं लेता है तब भी उनको आईटीआर तो भरना पड़ता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करें एज अ बिजनेस ओनर, हाउ आईटीआर इज इन्वॉल्व इन जीएसटी इज नॉट, अगर उनका थ्रेशोल्ड जीएसटी तक का नहीं है तो। देखिए, आईटीआर इज योर इनकम टैक्स रिटर्न, वट एवर इनकम यू हैव फैच ईदर फ्रॉम अ बिजनेस और योर इंडिविजुअल। ठीक है, दो इनकम है, एक तो बिजनेस की इनकम है, उसके लिए कंपनी है एलएलपी वो आईटीआर फाइल करेगी, एक आपकी इनकम है उसके लिए आप फाइल कर रहे हो, राइट। अब जीएसटी का जो है वो 40 lakhs के ऊपर आपकी अगर टर्नओवर है ईयरली तो, या फिर ऑल्सो डिपेंड कि आप सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, उसके लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड है। आपको लग रहा है कि मैं ये बीट आउट करूंगा, तब आप सर्टिफिकेट लो, क्योंकि वंस यू हैव टेकन अ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी आपने ले लिया, तो आपको क्वार्टरली फाइलिंग तो करनी पड़ेगी। हालांकि वेंडर जो आपका सारी फाइलिंग करता है वो इसमें भी कवर कर सकता है, मगर वाई टू इंक्रीज द लायबिलिटी, आपको अगर लग ही नहीं रहा कि भाई मैं पहले साल में 10 लाख भी कर लूँगा तो सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है। मगर आईटीआर तो आपको देखिए इनकम है या नहीं, फाइल तो करना चाहिए। और इनफैक्ट इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोलूँ, बहुत सारे इंडिया में लोग ना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, विच इज़ एक्चुअली बैड। आप फाइल करो, उसमें टैक्स ना दो, विच आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट। देखो, आपने मान लो 12 लाख की इनकम डिक्लेयर करी है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आपने 2-3 साल आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, उसमें कोई सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, मगर आप फाइल कर रहे हो। कल आपकी डेथ हो जाती है, कोई मोटर एक्सीडेंट ले आप पे ट्रक से आप मर जाते हो, तो जो आपकी आईटीआर होती है ना, उस वक्त हेल्प करती है, क्योंकि इस बेसिस पे आप जिस ट्रक से या फिर किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर क्लेम डाल सकते हो कि ये मेरा बच्चा 12 लाख 30 साल की उम्र में कमा रहा था और ये 30 साल जिंदा रहता तो इतने इसने कमा लिए होते, उसके बेसिस पे वो क्लेम डलता है। और ये तो क्लेम का हो गया। दूसरा, आपका जब आपको कभी लगता है कि मैं कुछ बिजनेस करूंगा, मुझे लोन चाहिए, तो आपकी लोन की क्रेडिबिलिटी भी बनाता है आईटीआर। तो इन दोनों स्टैंड पॉइंट से हर किसी को आईटीआर तो अपना भरना चाहिए, बेशक मिल रेट इनका भरे। मतलब टैक्स ना भी, अगर वो टैक्स स्लैब से ऊपर ना जा रही है उनकी आमद, हाँ। लेकिन तब भी आप आईटीआर भरते जाएं, वो एक तरीके से एक तो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप बता रहे हैं कि आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, या आप कहाँ स्टैंड करते हो फाइनेंशियली। मतलब कहीं कुछ डेथ हो जाती है उसमें बेसिस जी, इनफैक्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में वो बहुत हेल्प करता है। तो सर देखा जाए तो मोटा माटी हमने बहुत ही कम समय में बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली। अब चूंकि हमें मालूम है कि आपका भी समय सीमित है, कुछ और जगहों पर आपका कमिटमेंट है, तो सर इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं आपकी अनुमति से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। तो आज हमने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की, जिससे हमें पता चला कि एडवोकेट अपने आप में या फिर लॉ अपने आप में, जो लॉ की पढ़ाई है, उससे बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं। और उन सारी संभावनाओं के साथ में एक और मुख्य बात है जो हमें समझनी है कि आपके मेरिट के बेसिस पे आपकी आमद, आपके सपने होंगे। तो कोशिश करें सपने वैसे देखें जैसे आपको, जितना आप में मेरिट है। जब तक आप उन दोनों को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में निराशा बनी रहेगी। 50 लाख रुपए प्रतिदिन पाने के लिए भी 50 साल आपको मेहनत करनी होगी। 100 बात की एक बात। तो ये था एक और इजी टॉक्स का सेशन, जिसमें हमने बात की अवधेश जी से, एडवोकेट और कंपनी सेक्रेटरी। आप कोई भी डाउट हो तो आप अवधेश जी से लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं और अपने करियर से संबंधित या स्टार्टअप से संबंधित जो सवाल हो आप सर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।